Our today topic is electromagnetic force and the notes of this topic available at the end of this video lecture. Electromagnetic force, the force of attraction or repulsion between two electric charges or charged bodies is known as the electrostatic force. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और रिपल्शन होगी किसके बीच में, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में या चार्ज बॉडी के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फॉर दिस कंसिडर टू चार्ज्ड बॉडी A and B and the distance of separation between these two charged body is r. Let the body A has charge q1 and B body charge q2. Then there is a force of attraction or repulsion between these two charged bodies which is depend upon the kind of the charges. There is a force of attraction or repulsion which is directly proportional to the product of their charges, that is q1 and q2, and inversely proportional to the square of the distance between them. Now combine these two, we get these equations. We get F directly proportional to q1 q2 over r square. To remove this constant of proportionality, we take a constant that is k and which is known as the Coulomb constant. हमने क्या किया, दो बॉडी ले ली ए और बी, चार्ज बॉडी है दोनों ये, और जो बॉडी ए है इसके ऊपर चार्ज q1 है, बी के ऊपर q2 है, और इन दोनों को हमने r डिस्टेंस के ऊपर प्लेस किया हुआ है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी इन दोनों चार्ज बॉडी के बीच में, वो डिपेंड करेगा काइंड ऑफ चार्जेस. मतलब अगर इक्वल चार्जेस होंगे दैट इज लाइक चार्जेस तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, अगर अपोजिट चार्जेस होंगे मीन्स अलाइक चार्जेस होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी. और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों बॉडी के चार्ज के और चार्ज के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर. ठीक है, इस तरह से है ये इक्वेशन 1 बन जाएगी और ये 2. हम इन दोनों इक्वेशन ए और बी को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 ओवर आर स्क्वायर. अभी जो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसको हमने रिमूव करना है, तो इसके लिए हम कांस्टेंट के लेंगे, और जो कांस्टेंट के है उसको हम और क्या बोलते हैं, कूलम कांस्टेंट. नेक्स्ट, अभी मान लेते हैं कि जो बॉडी बी जो है ए के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है और ए जो है बी के ऊपर, मतलब F12 और F21, तो हमारे पास उसी तरह से न्यूटन से थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग किया जाएगा, और ये जो फोर्सेस होगी वो इक्वल मैग्नीट्यूड होगी व्हाट अपोजिट इन डायरेक्शन. तो मतलब F12 इज इक्वल टू माइनस F21 के बराबर हो जाएगा. तो जो हमारे पास ये कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू होती है, और इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर आर स्क्वायर. और जो ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. फर्स्ट वन, इट इज़ बोथ अट्रैक्टिव एज रिपल्सिव फोर्स. ये अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है अगर बेटा लाइक चार्जेस होंगे. लाइक चार्जेस मीन्स प्लस प्लस ले लिए हमने दोनों, या फिर माइनस माइनस हो
तो इनके बीच जो होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, ठीक है। अगर अनलाइक चार्जेस हैं, अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो क्या होगा, जैसे एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव नेचर भी होती है और रिपल्सिव नेचर भी होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरह से जैसे आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, तो ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, ठीक है। तो इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स मतलब सेंटर की तरफ लगती है, ठीक है। थर्ड है, इट ऑवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को ऑवे करती है। इट इज़ 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी बजाय ये कितनी टाइम्स 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये क्या हमारे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स है। मीन्स द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन ए बॉडी इज independent of the path followed by the body and depend only the initial and final position of the body. Next one is it is the fundamental force in nature. फंडामेंटल, ये एक फंडामेंटल फोर्स होती है, मीन्स ये जो फोर्स जो है वो नेचर में पाई जाती है। ये फोर्स जो है वो डेवलप नहीं होती है बाय द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मीन्स अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तभी वो डेवलप होगी। जैसे कि आपके स्प्रिंग के केस में होता है, जब आप स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, मतलब उसको खींचते हो, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स डेवलप हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो फंडामेंटल फोर्स नहीं होती है। आपने ध्यान रखना है, देयर आर फोर फोर्सेस दैट आर फंडामेंटल इन नेचर। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, second one is electromagnetic force, third one is weak nuclear force, and fourth one is a strong nuclear force. Next point is it acts between the charges particle and is the combination of electric and magnetic field. ये जो है किसके बीच में एक्ट करती है, चार्ज पार्टिकल के बीच में, ठीक है। और ये कम्बिनेशन होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। वो कैसे, हमारे पास क्या देखो, जो मूविंग चार्जेस होंगे, जो चार्ज जब मूव करेगा वो क्रिएट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड करता है, ठीक है। और मूविंग मैग्नेट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फर्स्ट एग्जांपल इज द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब देखो, हम जानते हैं जैसे ये आपके पास क्या हो गया, ये हमने ले लिया एटम, इसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है। तो इसका जो मोशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के चारों ओर, किसके कारण होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण। क्योंकि न्यूक्लियस और यहाँ पे आपके पास ये उसके में चार्ज होगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी उसी के कारण क्या होता है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। सेकंड, टू और मोर एटम्स आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। दो या दो से अधिक एटम जो है वो हेल्ड टुगेदर इकट्ठे होकर क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है द एटम एंड मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ मैटर ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण ही एटम और मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है द इलास्टिक फोर्स आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो इलास्टिक फोर्स होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, ठीक है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो टेंशन होती है स्ट्रिंग में, टेंशन फोर्स को कैसे, जैसे मान लो आपके पास ये स्ट्रिंग है, इसके साथ आपने कोई क्या किया, ये कोई मास अटैच कर दिया, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ठीक है।
बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप होती है इसमें, उसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। द नॉर्मल फोर्स ऑन अ बॉडी इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो नॉर्मल फोर्स होती है बॉडी के ऊपर, वो भी आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नॉर्मल फोर्स मीन्स जैसे आपके पास ये यहाँ पे ये कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, किसके कारण, वेट के कारण फोर्स इसके ऊपर लगेगी mg, ठीक है। और इधर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगी, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल डायरेक्शनल फोर्स, ठीक है। और नेक्स्ट है द स्प्रिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो स्प्रिंग फोर्स होती है या रिस्टोरिंग फोर्स होती है, वो भी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। देखो जैसे आपके पास यहाँ पे ये स्प्रिंग अटैच किया हमने, ठीक है। जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो इसकी जो इस तरह से, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स इधर इस साइड तो आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हो, अप्लाइड फोर्स इस तरफ है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप होती है, उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और ये भी किस तरह की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। These are the pics of today's lecture notes. So you may take pics from here for making notes. Okay, thank you.